हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होगा। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th का चैप्टर 6। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। जो अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कोई चीज़ अलाइव है, मतलब ज़िंदा है, या अलाइव नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई गाय रोड पे चल रही है, या कोई कुत्ता भौंक रहा है, या कोई इंसान भी रोड पे चल रहा है या शाउट मतलब लाउडली शाउट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यस, ये एक लिविंग बींग है। वट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। अगर ये जैसे लिविंग बींग्स होते हैं, मान लो हम ही हो गए, एक तरह से इंसान हो गए, जो जब वो सो जाते हैं तो वो तब तो कोई मूवमेंट नहीं करते ज़्यादा, और जब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते तो क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि वो अभी भी अलाइव हैं, मतलब ज़िंदा हैं अभी भी? बट हाउ डिड वी नो दैट? पर हमें पता कैसे लगा? वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम उनको सांस लेते हुए देखते हैं, जैसे लिविंग बीइंग, जैसे ह्यूमंस हो गए। हम जब सो भी रहे होते हैं तो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, है ना? तो व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स का कैसे हम पता लगाएं कि दैट दे आर अलाइव और नॉट? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी द ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट दे दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? कुछ बच कुछ लोग कहेंगे कि प्लांट्स अगर ग्रीन होते हैं तो वो लिविंग, मतलब वो अलाइव हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अलाइव। बट अगर कुछ कुछ के तो मतलब जैसे कलर जिसकी ग्रीन नहीं होते, जो ग्रीन कलर के नहीं होते प्लांट्स, उनका क्या वो अलाइव ही नहीं है? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। वो टाइम के साथ साथ ग्रो होते हैं तो हमें पता लगता है कि वो अलाइव हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम के साथ ह्यूमन बींग्स भी ग्रो होते हैं, वैसे प्लांट्स भी तो ग्रो होते हैं ना, और वो जैसे जैसे टाइम के साथ ग्रो होते हैं तो हमें पता लग जाता है, नो दैट दे आर अलाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Some will say, in other word, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, but plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as a defining characteristic of light is not enough. जैसे कि आपको पता होगा कि कितने लिविंग बींग्स होते हैं जो बिना शो करे, मतलब उनका ब्रीथिंग प्रोसेस या फिर जो सांस लेते हैं वो चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन वो फिर भी लिविंग होते हैं, मतलब वो फिर भी अलाइव होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि आप मूवमेंट मूवमेंट विजिबल मूवमेंट से आप किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते वेदर इट इज़ अलाइव और नॉट। ठीक है, अब जैसे ट्रीज़ होते हैं तो उसमें कोई विजिबल मूवमेंट तो होती नहीं कि वो सांस ले रहे हैं, नहीं दिखती ना, तो और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अलाइव नहीं है, तो आप विजिबल मूवमेंट से जज नहीं कर सकते वेदर दे आर अलाइव और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट over very small scale will be invisible to the naked eye. Movement of molecule, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask the question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissue have cell have smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, this this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structure are made up of molecule, they must move molecule around all the time. जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं जो, या फिर जो लिविंग वो होते हैं
क्रिएचर्स होते हैं उनके अंदर मान लो जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर अनदर स्मॉल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मॉल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको वो ब्रेक डाउन भी होते हैं टाइम के साथ, और वो टाइम के साथ अगर ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उनको रिपेयर होने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो मॉलिक्यूल मूवमेंट जो होती है वो नेसेसरी होती है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो इसको हम चलिए पढ़ते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting class, even if we are just asleep. This maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life processes. Life processes क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि आप कभी भी क्लास में, अगर अपनी क्लासरूम में बैठे हो, टीचर पढ़ा रही है, आप शांति से बैठे हुए, आप जब बैठे होते हो किसी जगह पर, या आप जब कभी रेस्ट करने जाते हो तो आप लेटे होते हो, आप रात में जब सोते हो तो आपकी बॉडी एट रेस्ट होती है, तो बिल्कुल आप रेस्ट पे होते हो। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जब रेस्ट कर रहे होते हो तो आपके अंदर के जो बॉडी फंक्शंस हैं या ऑर्गन्स हैं वो भी रेस्ट कर रहे हो? क्या वो काम करना बंद कर देते हैं अपना? जी नहीं, वो अपना काम 24 आवर्स करते रहते हैं। मान लो आपका जो हार्ट है वो 24 आवर्स पंप होता रहता है। आप चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपका हार्ट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब बच्चों ये जो अगला पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. This energy comes from outside the body of individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrients. बच्चों इसका जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है, इसमें हम टोटल 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला वाला है हमारा, एक मिनट, जो हमारा पहला प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन हमारा पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन है, और जी ये हम पहला हमारा था। अब इसको हम पढ़ते हैं साथ साथ, जैसे जैसे हमारा आगे आएगा हम उसको मार्क करते जाएंगे। तो बच्चों अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ये जो फंक्शंस हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी भी रिक्वायर होगी। बिना एनर्जी के तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती। अब एनर्जी रिक्वायर होगी तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? अब वो एनर्जी आएगी आउटसाइड द बॉडी से। कहाँ से आएगी? आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस द मेंटेनेंस जो अंडर प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड द ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड। हमारी बॉडी के आउटसाइड से जो एनर्जी हम लेते हैं, हम इस एनर्जी को कहाँ से लेते हैं? अपनी आउटसाइड दी बॉडी से हम इसको लेते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? फूड। और ये हम एनर्जी कहाँ लेते हैं? इनसाइड को। ठीक है, हम बाहर से फूड को इनटेक करते हैं और वो अंदर जाकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। सिंस लाइफ ऑन अर्थ depend on carbon-based molecule, most of the food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can use a different kind of nutritional process. अब हमारे फूड जितने भी हम ईट करते हैं, जितने भी हम फूड को खाते हैं, उन सब वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्बन बेस्ड होते हैं, मतलब कार्बन से बने होते हैं, वो लगभग उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अब जैसे जैसे अगर आपको डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होगा तो उसी के हिसाब से उसका न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These source of energy therefore needed to broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structure, as well as to the kind of molecule the body need to grow. For this, a series of chemical reaction in the body are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical mean to break down molecule. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body.
दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड इट यूज इन द प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं बच्चों, ये हमारा अगला है, देखो। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म use oxygen source from the outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and it used in the process of breakdown of food sources of for cellular need, what is we call is respiration. इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। समझ आ गया बच्चों। देखो अब हमने जो फूड को खाया है, आपको क्या लगता है वो फूड सीधा अंदर जाती है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। अब वो फूड अंदर जाएगा और वो फूड हमारा अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गया है, उसको ब्रोक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी हमारी बॉडी में? वो भी हमारे आउटसाइड दी बॉडी से ही आएगी। वो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के आउटसाइड से ही आएगी। और वो बॉडी के आउटसाइड से आएगी तो वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करेगी और उससे जो ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी बॉडी उसको यूज़ करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर surface of the organism is in contact with environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cell. अब बच्चों जैसे मान लो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब मान लो अगर आपका अमीबा हो गया, फॉर एग्जांपल अमीबा क्या करता है, वो पूरा कांटेक्ट में होता है इन्वायरमेंट के। अमीबा कैसा होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। अमीबा कैसा होता है, ऐसा अजीब सा होता है अमीबा। यहाँ उसके कुछ न्यूक्लियस टाइप होता है। अमीबा कुछ ऐसा होता है। अब ये हम देखें तो ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में किसके है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है कि नहीं। अब ये जब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है अमीबा, तो अब ये पूरा कांटेक्ट में होता है तो इसके किसी भी चीज़ को टेक करने के लिए और किसी भी चीज़ को निकालने के लिए ये ईजिली क्या करेगा, गैसेस को रिमूवल, वेस्ट को रिमूव करने के लिए और फूड को टेक करने के लिए, मतलब खाने को खाने के लिए और उसके अपने अंदर के वेस्ट को निकालने के लिए क्या करेगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, तो ये ईजिली रिलीज कर देता है। और इनका नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द नो स्पेसिफिक। अब मतलब कि ये कहना ये चाहते हैं इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। मान लो स्पेसिफिक ऑर्गन का कोई भी नहीं होता, जैसे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल ले लो ह्यूमंस का ही। ह्यूमंस में क्या होता है, खाना खाने के लिए माउथ होता है, खुशबू सूंघने के लिए नाक होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये अमीबा है आपका। अब इसमें ये फूड ये चाहेगा तो यहीं से ये फूड ले लेगा और ये यहीं से फूड रिलीज़ भी कर सकता है, या ये यहाँ से फूड लेगा और यहाँ से फूड रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, और अब आगे लिखा है और उसी में लिखा हुआ है, अगर मान लो ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं इन्वायरमेंट के, बट सारे उनके जो और मान लो देखो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। सारे सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बींग के वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। मान लो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी तो कहीं से भी नहीं लग रही, बट आप सपोज कर लीजिएगा। अब ये अंदर इसके फंक्शंस, अब इसकी स्किन पे जो ये आउटर मोस्ट स्किन पे जितने भी सेल्स होंगे, आउटर मोस्ट स्किन पे हमारी बॉडी पे जितने भी सेल्स होंगे वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन अब जो मान लो आपका लंग हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये अब यहाँ पर हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब चीज़ों को कहाँ से चाहिए होगा, ये सब चीज़ कहाँ से करेंगे, ये तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं अर्थ के, अब डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं इन्वायरमेंट के, तो इनको स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल ऑर्गन्स नीडेड होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। मान लो अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अब पूरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पूरी बॉडी में ज़रूरत, तो पूरी बॉडी तो डायरेक्ट कांटेक्ट, पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं इन्वायरमेंट के, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। We have seen previously how in multicellular organisms
Various body parts are specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be function of specialized tissue. अब बच्चों हम हैरान तो बिल्कुल भी नहीं होंगे कि हम जो फूड खाते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारी बॉडी में स्पेशल फंक्शन इनके लिए भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू इनके लिए भी प्रेजेंट होते हैं। हर एक चीज़ के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all part of the body need them. This situation creates a need for transportation system carrying food and oxygen from one place to another in the body. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. ये हमारा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये वाला ये हमारा सबसे अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहना क्या चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि हमारी बॉडी में मान लो फूड गया और फूड क्या हुआ, फूड अंदर जाकर ऑक्सीजन भी फिर हमारी बॉडी में गई और वो ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड था जो, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हुआ और उसने हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराई। अब जो हमारा फूड गया है क्या वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? जी नहीं, अब उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारा बचा होगा। अगर वो बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल भी होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा ये प्रोसेस बनाया गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है हमारे लिए सब्सटेंस, उसको क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव कर जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अगेन, इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर excretion will be developed, which mean that the transport system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. समझ आया बच्चों कि अगर हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ की अंदर हमारा जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एनर्जी के साथ, मान लो जब एनर्जी फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वो बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, एनर्जी के साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सक्रीटरी टिश्यू तक स्पेशल टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो काम करता है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है न्यूट्रिशन। अभी तक हमने ऊपर 3 से 4 प्रोसेसेस पढ़े थे, एक न्यूट्रिशन था, एक रेस्पिरेशन था, एक एक्सक्रीशन था और हमने 1-2 पढ़े थे। तो अब हम उनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substances needed in body. This source of energy and material is the food we eat. बच्चों जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, अगर हम चाहे चल रहे हों, चाहे बाइसिकल राइड कर रहे हों, चाहे हम बैठे हों या हम रेस्ट कर रहे हों, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हर वक्त, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी। और ये अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से फुलफिल करते हैं? आउटसाइड दी बॉडी से। और वो आउटसाइड दी बॉडी हम कौन हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा एनर्जी की? फूड, यानी कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला है वो है हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको अपना फूड कैसे मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plant and some bacteria. अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने फूड को कैसे जनरेट करते हैं? अब कुछ होते हैं जो सिर्फ सिंपल फूड को सिंपल फूड से अपनी मतलब कुछ होते हैं जो अपने सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करके अपना खाना बना लेते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गए। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि मतलब खुद बनाते नहीं, जो अपने आप पर निर्भर रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसमें क्या आ जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस
बिफोर दे कैन यूज्ड अप इन द अपकीप इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं इसको। हमारा जो टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं, उसमें क्या आता है हमारा, इनऑर्गेनिक में क्या जाता है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मैंने क्या बताया था, ग्रीन प्लांट्स हो गए और हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो गए फंगस, ठीक है। अब ये अपने कहाँ से रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, कार्बन और एनर्जी की, ये फोटोसिंथेसिस से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है बच्चों, जैसे प्लांट्स होते हैं वो बाहर से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बन और एनर्जी को लेते हैं और उनको फिर उनको स्टोर कर देते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. ये बाहर से किस उसमें लेते हैं, ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लेते हैं और उसको ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ आ रहा है बच्चों, मतलब कि जैसे प्लांट्स होते हैं हम उनमें वाटर डालते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो ये दोनों लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च which serve as internal energy reserve to be used as when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us from where। अब होता क्या है बच्चों की, जो ये हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स हो गए मान लो। अब जो हमारे मैं आपको थोड़ा लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। अब ये हमारा कोई प्लांट है, अब इसमें हमने वाटर डाला, एक मिनट, ये हमने इसमें वाटर डाला, ठीक है। हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये वाटर और ये एटमॉस्फेयर की CO2 ये दोनों लेकर ये प्लांट क्या करेगा, ये बना देगा और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा, राइटिंग थोड़ी ख़राब है बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में भी होता है जैसे कि ह्यूमंस में। अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी होती है, वो स्टोर दे रखी है। यहाँ पर हमें वो दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 6CO2 + 12H2O विल इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमें दे रखा है बच्चों कैसे एनर्जी कन्वर्जन होता है, कैसे जो प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट होता है, वो कैसे लेकर करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वो अपने ग्लूकोज को बनाता है और इसी को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। पहले जितना यूज़ कर पाता है करता है, नहीं तो इसी को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। करता हूँ, समझ आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो अब हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम होता क्या एक्चुअल में। पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि जो लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सबसे पहला। और दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो लाइट एनर्जी उसने ली होती है क्लोरोफिल ने, वो उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है हमारा, वाटर मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब हमारा जो किया जाता है और उसे कार्बोहाइड्रेट में है, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। होता क्या है बच्चों कि ये सबका सारे के सारे प्रोसेस इमीडिएट नहीं होते हैं। मान लो जो डेजर्ट प्लांट होता है वो क्या करता है, डेजर्ट प्लांट
वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेता है। जो डेजर्ट प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में एब्जॉर्ब करता है, और जो उसने क्या नाम है, एनर्जी जो क्लोरोफिल ने एनर्जी जो स्टोर करी होती है वो कब करी होती है, दिन के टाइम करी होगी। एनर्जी वो दिन, लाइट एनर्जी दिन के टाइम वो रिक्वायर of leaf under the microscope, you will notice that some cell contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast. आपको दिख रहा होगा बच्चों, अगर हम माइक्रोस्कोप में लीव्स को देखें तो ये आपको ये दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसको कर रखा है, ये जो हमें छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और दीज ग्रीन लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट, फिर इन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी की हुई है, एक्टिविटी को आप बच्चों पढ़ लीजिएगा, एक्टिविटी मैं होप करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। चलिए अपना आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। जैसा कि हमने क्लास 9th में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ था, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये एक टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस जो होती हैं रिलीज होती हैं इन पोर्स से, और किस पर्पस से रिलीज होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस के पर्पस से रिलीज होती हैं, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द surface of stem, root and leaf as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. बच्चों जैसा आपको पता होगा कि इन्हीं पोर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर लॉस भी होता है, तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है। जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है तो ये पोर्स जो होते हैं वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग फंक्शन होता है इन पोर्स का वो देखता है, गार्ड सेल। या एक मिनट आपको मैं गार्ड सेल दिखाता हूँ। ये हमारा गार्ड सेल है, ये हमारे गार्ड सेल, ये जो एरो से दिखा रखा है आपको, और ये स्टोमेटल पोर हो गए। ये स्टोमेटल पोर आपको देख लो एरो से दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉसेस स्टोमेटल पोर टू ओपन। देखो होता क्या है, गार्ड सेल्स जो होते हैं, ये जो हमारे गार्ड सेल्स थे, ये क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं जब इनमें वाटर आ जाता है, ठीक है। और ये इनकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर आ जाता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर होता है वो खुल जाते हैं। और जैसे ही उन गार्ड सेल्स श्रिंक करते हैं, यानी कि उनके अंदर से पानी वाटर जो होता है बाहर निकल जाता है, तो गार्ड सेल्स होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म, हमने ऊपर 2 एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अबव कैन वी डिजाइन, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाउ ऑटोट्रॉप्स meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the root in terrestrial plants. Other material like from soil, nitrogen is essential for element used in the synthesis of protein and other compound. This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites, or it is taken up by organic compound which have been prepared by bacteria from atmosphere. अब मान लो ये प्लांट्स हैं, वाटर ही रिक्वायर्ड नहीं होगा, बहुत सी अदर चीज़ें भी जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब ये सब चीज़ें प्लांट्स को कहाँ से मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं। नाइट्रोजन जैसे आपको पता है कि एक एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स में, ठीक है। और इट इज़ टेकन अप फ्रॉम ऑर्गेनिक। अब हमारे जो नाइट्रोजन होता है ये तो जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है उससे मिलता है, या तो बैक्टीरिया जो फिक्सेशन करते हैं उससे मिलता है, ठीक है।
आगे हमारा heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to the environment. Each organism is adapted to the environment. The form of nutrition differ depending on type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken up in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example are fungi like bread molds, yeast and mushroom. देखो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाहर ही अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में. और कुछ जैसे होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ही लेते हैं और उनके जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, एनर्जी रिलीज होती है जो, वो इनसाइड दी बॉडी होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंस. और एग्जांपल क्या है जो बाहर ही फूड को ब्रेक करके, उनको ब्रेक डाउन करके फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स. ठीक है, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे होते हैं. अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट इनसाइड देयर बॉडीज. व्हाट कैन बी टेकन ब्रेक. और अदर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेके वहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे हम लोग. Some other organism derive nutrition from other plant or animal without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by wide variety of organisms like Cascata, अमरबेल, ticks, lice, leeches and tapeworm. अब कुछ जो होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. वो क्या करते हैं, वो बिना दूसरे को मारे उससे अपना फूड लेते रहते हैं. जैसे कि मतलब आपके पेट में केचुए होते हैं ना, केचुए. मैं आपके पेट में भी कभी कभी ह्यूमन के पेट में भी केचुए हो जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, हम जितना भी फूड खाते हैं वो केचुए जो होते हैं हम पे डिपेंडेंट होते हैं और जितना भी हम खाते हैं वो वहीं से फूड को अपने लेते हैं. ठीक है, ये एग्जांपल हो गया. हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन सिंस द फूड एंड. देखो बच्चों, आपको साइड में अमीबा का जैसे मैंने आपको अभी बना के ऊपर फिगर दिखाई थी, फूड पार्टिकल आया, ये देखो फूड पार्टिकल जाता है वो आया यहाँ पर इनसाइड, फिर स्यूडोपोडिया खुल गया, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, किसी भी ऑर्गन और कोई और पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, फूड वक्यूल ये खुला और फूड पार्टिकल इनसाइड ट्रैप हो गया. उसके बाद ये ऐसी सेम प्रोसेस में ये अपना वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट कर देते हैं. ठीक है, ये था प्रोसेस. अब हम आगे पढ़ते हैं. How do organism obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system in different in various organism. In single-celled organism, the food may be taken in by entire surface. जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने ऊपर पढ़ा भी था कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटायर सरफेस से फूड को ले सकते हैं. वो अपनी पूरी बॉडी उनकी कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के और वो फूड का इनटेक और एक्सक्रीट कहीं से भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा. लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, या ह्यूमंस में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, फूड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की तरह ईट किया जाता है और वो अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है. उसके बाद फिर वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. द एलिमेंट्री कनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. अब जो हमारी बच्चों एलिमेंट्री कनाल होती है वो हमारे माउथ से शुरू होकर हमारे एनस तक जाती है. वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमने ये भी देखा है कि ये ट्यूब के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं वो उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट रीजन्स होते हैं. ठीक है, व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस प्रोसेस हियर. हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट which same digestive tract. Naturally the food has to processed to generate particle which are small and of same texture. जैसा कि आपको पता है गाइस कि जो हम फूड खाते हैं, हम कोई भी फूड खाते हैं उसको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से होकर ही गुजरना पड़ता है. हमारी एक ही फूड पाइप होती है, वहीं से हम कुछ भी खाते हैं, चाहे हम खाना खाएं, कुछ भी खाएं, चाहे हम बच्चा जो छोटा बच्चा होता है जब वो मिट्टी भी खाता है तो वो भी सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही जाती है. ठीक है,
तो नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। और आपको पता है बच्चों कि जहाँ हमारी जो फूड पाइप है वहाँ से हम ऑलमोस्ट हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हम हमारे जो टेथ होते हैं वो ट्राई करते हैं उसको इतना च्यू करके छोटा कर दें कि सेम टेक्सचर का फूड ही उससे पास हो हमारी फूड पाइप से, ठीक है। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि जैसे कि सेम टेक्सचर का फूड अगर हमें छोटा मतलब स्मॉल एंड सेम टेक्सचर का फूड, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे जो फूड पाइप है अगर एकदम से उसमें मोटा फूड या मतलब ज़्यादा हैवी फूड या किसी भी अलग टाइप का फूड जाएगा तो हमारी फूड पाइप डैमेज भी हो सकती है। इसी वजह से स्मॉल एंड सेम टेक्सचर का फूड जाता है। और वो कैसे हम अचीव करते हैं वो चीज़ को, हमारे जो टिथ होते हैं माउथ में उनसे हम जो भी ईट करते हैं उसको क्रश करके फिर हम उसको अंदर डाइजेस्ट फूड पाइप के थ्रू अंदर भेजते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। अब जो लाइनिंग होती है कैनाल की, मतलब जो हमारी फूड पाइप की लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। तो आपने देखा होगा जब आप मुंह में अपने माउथ में फूड को रखते हो तो आपका जो फूड होता है वो भी कैसा हो जाता है, वाटरी सा हो जाता है, वेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि उसको जो सलाइवा मिक्स कर देती है हमारे फूड में, जिससे हमारे पैसेज होता है ईजी हो जाता है, हमारे ट्रैवलिंग फूड को ट्रैवल करना ईजी हो जाता है फूड पाइप के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। ये सिर्फ सलाइवा ही नहीं होता, ये सलेवरी ग्लैंड हमारी जो होती है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है ताकि वो फूड के साथ मिक्स होकर ईजिली हमारे स्टमक तक चला जाए। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट is its complex nature. If it is to be observed from the alimentary canal, it has to be broken into a smaller molecule. This is to done with the help of biological catalyst called enzyme. और हमारे फूड पार्टिकल्स को और भी ज़्यादा स्मॉल ब्रोक करने के लिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हमारे एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सेलेवरी amylase that break down starch which is complex molecule to give simple sugar. हमारी सलाइवा जो होता है वो कंटेन करता है एक एंजाइम, सेलेवरी एमिलेस बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में, ठीक है। द फूड इज मिक्सड थ्रोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। हमारा जो फूड होता है वो अच्छे से च्यू होता है हमारे टिथ की हेल्प से, और सलाइवा के साथ मिक्स होता है हमारे माउथ में ही प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक फिक्स्ड प्रोसेस के साथ ही हमारा फूड है जो वो प्रॉपरली ट्रैवल करे अच्छे से डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दीज पैरास्टेलिक मूवमेंट अकर ऑल अलॉन्ग द गट। अब जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है गाइज, उसमें वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि हमारा जो फूड हमने ईट करा है वो पुश हो सके अंदर की साइड स्टमक की तरफ, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। हमारे माउथ से एलिमेंट्री कनाल के थ्रू जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू, और एसोफेगस जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू वो स्टमक तक जाता है। जो स्टमक होता है हमारा लार्ज बहुत ऑर्गन है, हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है, विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट, जो कि बड़ा हो जाता है जब उसके अंदर फूड आता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं थ्रू द मोर डाइजेस्टिव जूसेस, और भी डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में हेल्प करती हैं। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये जो डाइजेशन होती है हमारे स्टमक में, इसकी ये केयर कौन करता है, टेकन केयर कौन करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक के वॉल्स में, ठीक है। दीज रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करती हैं और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को रिलीज़ करती हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट कर देता है
और what other function do you think is served by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under the normal condition. अभी जो हमने पढ़ा था कि एंजाइम बच्चों म्यूकस वो क्या करता है, हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक होता है, तो वो हमारी डैमेज ना कर दी इनर लाइनिंग्स को, इसलिए जो म्यूकस होता है हमारा वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को. ठीक है. वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट हैज़ सीन डिस्कस्ड अबव. आपने सुना होगा कि जो अडल्ट्स होते हैं वो एसिडिटी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई. तो क्या चीज़ है वो देखते हैं. द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर मसल. जब हमारा जो फूड है वो स्टमक से एग्जिट होता है तो किसकी हेल्प से होता है, स्पिंस्टर मसल होती है हमारी, उसकी हेल्प से. विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. बच्चों अब जो हमारा फूड है वो स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है. दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग. ये हमारे सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का. ठीक है. क्या, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ होता है बच्चों वो डिफ़र कर सकता है वेरियस अलग अलग जानवरों में. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन उनके बॉडी साइज़ पर डिपेंड करता है या क्या खाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है. जैसे हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अस लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो हर्बीवोरस पे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं जो पेड़ पौधे घास घूस खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है. और जो कार्निवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, छोटा होता है, जो मीट वगैरह खाते हैं. ठीक है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस कंप्लीट डाइजेशन होती है कौन सी, किन किन चीज़ों के लिए, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन किन किन चीज़ों का हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है, प्रोटीन का हो जाता है और हमारे फैट्स का हो जाता है. इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fat are present in the intestine in the form of large globules which is difficult for enzyme to act on them. Bile salt break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soap on dirt that we have learnt about in chapter 4. The pancreas secretes pancreatic juice which contain enzyme like trypsins for digesting protein and lipids. बच्चों अब जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं हमारे ट्रिप्सिन्स. ये क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं. ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट, और ये ब्रेक भी करते हैं एमल्सिफाइड फैट्स को. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टेंशियल जूस. द एंजाइम प्रेजेंट इन इट इज़ फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड. जो हमारे एंजाइम प्रेजेंट थे उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जो थे हमारे, उन्होंने उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में. और जो हमारे फैट्स थे उनको फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है. Digested food is taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. अब जो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल होती है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विली. विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो कि सर्फेस एरिया को बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. अब ये जो बच्चों विली होती हैं, प्रेजेंट होती है जो विली, ये हाई ब्लड वेसल से रिच्ड होती हैं. ठीक है. अभी क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्व करती हैं और हर एक सेल तक जो जिन जिन चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट करती हैं. ठीक है. वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज़. और जहाँ पर ये किस चीज़ में यूज़ आती हैं, बिल्डिंग अब नए टिश्यूज़ को बनाने में काम आती हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने में काम आती हैं और अपने ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने में काम आती हैं. द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. अब जो बच्चों अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उस मटेरियल में से और भी वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल बचता है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है वाया एनएस. ठीक है. एनएस के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से. एक तरह से हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हम रिलीज़ कर देते हैं.
अब आगे आता है हमारा रेस्पिरेशन। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पढ़ लेते हैं बच्चों। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था, जो हम फूड खा रहे थे उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, उस एनर्जी को वेरियस ऑर्गन्स और फंक्शंस में यूज़ किया जा रहा था, जो भी हमारा काम पड़ रहा था। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water। अब जो कुछ होते हैं वो ऑक्सीजन को completely यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, किस में कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। सम यूज़ अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, और कुछ जो होते हैं वो ऑक्सीजन वाला पाथवे नहीं यूज़ करते हैं। बच्चों मैं आपको एक काम करता हूँ, ये बेटर आपको कैसे समझ आएगा, ये जितना भी लिखा हुआ है मैं आपको इस डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। ये जो डायग्राम बना हुआ है मैं इसकी हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ये जो बच्चों 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पायरुवेट। ठीक है, अब क्या होता है, अगर ये पायरुवेट रिएक्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये पायरुवेट रिएक्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जिसे हम 2 कार्बन मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ये किस में होता है, यीस्ट में। ये यीस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, हम कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला देखते हैं, अगला अगर यही पायरुवेट अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कराएं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म होगा। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन लैक कर रही हो, जैसे कि ये, तो क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये कहाँ होता है, इन आर मसल सेल्स। जैसा कि आपने कभी नोटिस किया होगा बच्चों, कभी आप ज़्यादा खेल लेते हो अचानक से, मान लो 1-2 महीने बाद एकदम से आप कुछ खेल के आ गए 2-3 घंटे के लिए लगातार, तो आप क्या दिखते हो, आपके पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब दर्द होने लग जाता है, तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे की वजह से आपके पैरों में दर्द होता है। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ लिखा हुआ है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो इमीडिएटली किस चीज़ में यूज़ हो जाती है, मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में यूज़ हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। अब बच्चों जो हमने ऊपर देखा था जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि सब सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं गैसेज को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, है ना। एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। दे कैन गो इन टू सेल और अवे फ्रॉम द them and out into the air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant at night where there is no photosynthesis occurring. CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during the respiration is used up by the photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is a major event at this time. बच्चों आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी रात के टाइम CO2 को रिलीज़ करते हैं और दिन के टाइम वो ऑक्सीजन को, लेकिन दिन के टाइम वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जो दिन के टाइम होता है जो CO2 होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। दिन के टाइम जो CO2 होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं प्लांट्स, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन एट नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो भी CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को एट द नाइट वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एट द नाइट प्लांट्स रिलीज CO2 एंड इनटेक ऑक्सीजन। ठीक है,
Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic animal organism is much faster than that seen in terrestrial organism. तो गाइज़ आपको जैसे पता होगा कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको लो होती है कंपेरेटिवली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, मतलब एयर में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके कंपैरिजन में जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में वो कंपेरेटिवली लो होती है थोड़ी, है ना। तो जो ब्रीथिंग रेट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो फास्टर होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें थोड़ा लो होगा तो और ऑक्सीजन तो उनको उतनी चाहिए होगी एक्वेटिक एनिमल्स को, अगर उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी तो वो फास्टर रेट से करेंगे ब्रीथ, है ना। तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, होता क्या है कि फिशेस जो होती हैं अपने माउथ से वाटर को लेती हैं और उसको फोर्स करती हैं गिल्स की तरफ, और जब वो गिल्स की तरफ वाटर जाता है तो वहाँ से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वहाँ से एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, जब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए या फिर जैसे हम हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को किस लिए लेते हैं एटमॉस्फेयर से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। अब हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, all these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen which has to take place across this surface. This surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take care to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि इसका एक सिंपल में बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाह रहा है कि अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेने के लिए आपकी बॉडी में एक वेल डिफाइंड ऑर्गन होना चाहिए जो कि प्रॉपरली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। ह्यूमन बींग्स में जैसे हमें पता है, ह्यूमन बींग्स में जो एयर होती है वो कहाँ से ली जाती है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, यानी नाक के थ्रू एयर जो होती है वो ली जाती है, इनहेल की जाती है नाक के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है, द एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। अब जो एयर होती है वो पास होती है जब हमारे नॉस्ट्रल से, तो वहाँ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा आपकी नाकों में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं, वो एयर को फिल्टर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ताकि उनके साथ कोई डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विद हेल्प इन द प्रोसेस। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। अब क्या होता है, नॉस्ट्रल से पास होने के बाद वो एयर कहाँ जाती है, थ्रोट से होती हुई हमारे लंग्स में जाती है। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। हमारे थ्रोट में रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दीज इंश्योर दैट एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। और ये इंश्योर करता है कि जो एयर है वो हमारे रिंग ऑफ कार्टिलेज को कोलैप्स ना कर दे, थ्रोट को कोलैप्स ना कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी नॉस्ट्रल्स हैं, ये हमारी नॉस्ट्रल्स हैं और ये हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये हमारी नॉस्ट्रल से होती हुई हमारी थ्रोट में आएगी और ये हमारे रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा विदिन द लंग्स द passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon like structure which are called alveoli। बच्चों अब जैसे जैसे एयर जो है अंदर जाएगी तो होता क्या है, वो स्मॉलर एंड स्मॉलर उसमें कन्वर्ट होता जाता है और एंड में वो क्या पैसेज बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एल्विलाई। द एल्विलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। अब एल्विलाई क्या करता है बच्चों, एक सरफेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पर गैसेस, चेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती हैं। ठीक है, द वॉल ऑफ द एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो वॉल्स होती हैं एल्विलाई की वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, वहाँ पर कंटेन करती हैं ब्लड वेसल्स के। ठीक है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रेथ इन। बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि जब आप इनहेल करते हो तो आपको जो पीछे बैकबोन होती है वो फ्लैटन हो जाती है, मतलब सीधी हो जाती है, और आपकी जो चेस्ट कैविटी है यानी कि आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ा फूल जाती है, वो आगे को आ जाती है। ठीक है, तो
जब ऐसा होता है तो एयर जो होती है वो आपके लंग्स में भर जाती है। फिल द एक्सपेंडेड एल्विलाई, द ब्लड ब्रिंग्स, अब जो ब्लड होता है बच्चों वो हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर एल्विलाई में छोड़ देता है, और ऑक्सीजन जो एल्विलाई में आई होती है वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड पहले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन को ब्लड उठाकर पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain the residual volume and for the carbon dioxide to be released. When the body size of animal is large, the diffusion process alone cannot take care of oxygen delivery to all parts. बच्चों जब बॉडी का है अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो सिर्फ डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो सिर्फ डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही काम नहीं बनता है, वही पूरी बॉडी में आपका जो आपका ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें एक अलग से ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अलग से फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, विच इज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन? रेड ब्लड कार्पोसेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर। बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में। हेंस इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। इसीलिए हमारे ब्लड में वो ज़्यादातर डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतने वीडियो टॉपिक कवर करेंगे, बाकी के आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।